हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुनीता एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सीए फाउंडेशन चैप्टर नंबर 4 टॉपिक मीनिंग ऑफ पॉलिसीज देखने वाले हैं। तो देख लेते हैं हमारा पहला टॉपिक, गैब्रियल एलमंट पॉलिटिकल सिस्टम। गैब्रियल एलमंट पॉलिटिकल सिस्टम को बताते हैं इस तरीके से कि पॉलिटिकल सिस्टम में बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं। स्ट्रक्चर्स का मतलब क्या होता है? एलिमेंट्स। उनका कहना है कि ये जो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स या स्ट्रक्चर्स हैं, उन सभी का अपना एक यूनिक फंक्शन होता है और ये फंक्शन, ये स्ट्रक्चर्स कॉन्स्टेंटली या कॉन्टिन्यूस बेस पे परफॉर्म करते रहते हैं ताकि ये जो पूरा पॉलिटिकल सिस्टम है वो गोइंग कंसर्न हो। कहने का मतलब है कंटिन्यूसली चलता रहे। अगर ये जो एलिमेंट्स हैं इन फंक्शंस को करना बंद कर देते हैं तो ये जो पूरा सिस्टम है वो कोलैप्स हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। साथ ही वो ये बताते हैं कि ये जो भी डिफरेंट एलिमेंट्स या स्ट्रक्चर्स हैं वो आपस में इंटरैक्शन भी करते रहते हैं ना। इंटरैक्शन का मतलब क्या हुआ? एक दूसरे को इम्पैक्ट करते रहते हैं, एक दूसरे के लिए इनपुट और आउटपुट का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ये जो इंटरैक्शन है वो भी रूटीन बेस पे कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है। ये इंटरैक्शन की वजह से इनपुट्स आर कन्वर्टेड इनटू आउटपुट्स। अब जो भी ना हमने इसमें डिफिकल्ट वर्ड्स पढ़े ना, स्ट्रक्चर, फंक्शन, इनपुट, आउटपुट, अब इसको डिटेल में और बहुत क्लियरली समझने के लिए हम देख रहे हैं इस डायग्राम को, राइट। अब यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड पे चीज़ें दी गई हैं, और लेफ्ट हैंड साइड ये जो भी दिया हुआ है, ऑल दीज आर इनपुट फंक्शंस एंड स्ट्रक्चर्स, और ये जो राइट हैंड साइड पे दिए गए हैं, दीज आर आउटपुट फंक्शंस एंड स्ट्रक्चर्स। एक एक करके हम इन सबको समझते हैं। तो पहला जो हमारा इनपुट फंक्शन है वो है पॉलिटिकल सोशलाइजेशन एंड रिक्रूटमेंट। क्या मतलब होता है पॉलिटिकल सोशलाइजेशन का? पॉलिटिकल सोशलाइजेशन का मतलब है किसी भी व्यक्ति को पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में जानकारी देना। देखो, बच्चों को जब बचपन से ही हमें पॉलिटिक्स के बारे में ना जानकारी दी जाती है। फॉर एन एग्जाम्पल, हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में हमारे बुक्स के थ्रू, जब हमारे स्कूल बुक्स में आपको याद होगा कि हमारा पॉलिटी नाम का सब्जेक्ट हुआ करता था, जिसमें हमें डेमोक्रेसी क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या होती हैं, इलेक्शन कैसे लड़े जाते हैं, और अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ की आइडियोलॉजीज़ क्या हैं, वगैरह वगैरह हमें समझाया जाता है। इन शॉर्ट, हमें पॉलिटिक्स के बारे में जानकारी दी जाती है। सिमिलर वे में हमारी फैमिली, फ्रेंड्स और हमारे नेबरहुड्स भी हमें पॉलिटिक्स के बारे में जानकारी देते हैं। हमारे फैमिली में किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ थोड़ा सा झुकाव तो होता ही है। तो वो हमें ये बताते हैं कि देखो, ये कांग्रेस है, ये बीजेपी है, ये कोई और पार्टी है, एंड ये उनकी आइडियोलॉजीज़ हैं, ये अच्छा है, ये बुरा है। ठीक है, तो हमें इस तरीके से बचपन से ही पॉलिटिक्स के बारे में जो जानकारी दी जाती है, उस प्रोसेस को हम लोग कह रहे हैं पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। अब उसके बाद लिखा हुआ है रिक्रूटमेंट। तो यहाँ पे क्या होगा, जब आपको पॉलिटिकल सोशलाइजेशन दी जाती है, आपको बताया जाता है, तो कुछ लोगों को ना ये पॉलिटिकल इंटरेस्ट आ जाता है, उन्हें पॉलिटिक्स में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आ जाता है। तो फिर वो क्या करते हैं, ये लोग पॉलिटिक्स में एक्टिव रोल प्ले करने लग जाते हैं। कहने का मतलब है कोई अपनी पॉलिटिकल पार्टी ओपन कर लेगा, इलेक्शन लड़ लेगा, या कोई जो है वो कोई गवर्नमेंट पोजीशन ले लेगा, जैसे कि कलेक्टर, आईएएस ऑफिसर वगैरह वगैरह, राइट। तो ये क्या हो गया? पॉलिटिकल रिक्रूटमेंट, आपका पॉलिटिक्स में एंटर होना। ठीक है, तो ये किसके द्वारा किया जाता है? हमने पहले ही देख लिया, फैमिली, फ्रेंड्स, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस एंड नेबरहुड्स के द्वारा। अब बाद में क्या होता है, देखो, ये जो हमारी जनता है ना, अब जनता की कई सारी तकलीफें होती हैं, आम लोगों की लाइफ में ना कई सारी तकलीफें हैं। अब अपनी सभी तकलीफों को ये जनता किसके पास ले जाएगी? किसके पास ले जाएगी? तो गवर्नमेंट के पास, क्योंकि जनता ये समझती है कि उनकी तकलीफों को दूर कौन कर सकता है? कोई कानून बना के, कोई पॉलिसी बना के। जनता ये मानती है कि गवर्नमेंट या ये जो पॉलिटिकल सिस्टम है हमारी तकलीफों को दूर कर सकता है। तो ये जो जनता के अलग अलग तबके हैं वो क्या बना लेते हैं? ग्रुप्स बना लेते हैं, इंटरेस्ट ग्रुप्स बना लेते हैं, और ग्रुप बना करके वो जो अपनी डिमांड्स है, अपनी प्रॉब्लम्स हैं, वो गवर्नमेंट के सामने रखते हैं, पॉलिटिकल सिस्टम के सामने रखते हैं। तो जब ये ग्रुप्स बनाकर आम जनता अपनी डिमांड पॉलिटिकल सिस्टम या गवर्नमेंट के सामने रखती है, तो उसे हम कहते हैं इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन, डिमांड को गवर्नमेंट के सामने रखना। अब उसके बाद क्या होगा, जब ये डिमांड रख दी गई, तो ये जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी हैं और ये गवर्नमेंट है, वो क्या करेंगी कि जितनी भी डिमांड्स आई हैं उनको कंबाइन करके ओवरऑल पिक्चर देखना चाहेंगी कि आखिरकार जनता चाहती क्या है। ये जो अलग अलग छोटी छोटी डिमांड्स आ रही हैं उनको कंबाइन करके देखा जाएगा कि ओवरऑल जनता चाहती क्या है।
तो अब जब ये सारे डिमांड्स को कंबाइन किया गया उसे हम कहते हैं इंटरेस्ट एग्रीगेशन। इंटरेस्ट एग्रीगेशन का मतलब क्या होता है? कंबाइन करना। अब ये किसके द्वारा किया जाता है? तो पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा किया जाता है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो इनको, इन डिमांड्स को देखेंगी और अल्टीमेटली उसके ऊपर क्या बना देंगी? तो पॉलिसीज बना देंगी। अब ये लास्ट हमारा यहाँ पे इनपुट फंक्शन है, वो है पॉलिटिकल कम्युनिकेशन। ना कम्युनिकेशन जो है वो सभी फंक्शंस के लिए एक सपोर्टिंग रोल प्ले करता है। अभी जैसे आपने कहा कि अपनी डिमांड आपको सरकार तक पहुंचाना है, हमारी फैमिली हमें जिस तरीके से पॉलिटिकल सोशलाइजेशन करती है, तो वो कैसे हो रहा है? कम्युनिकेशन मीडियम के थ्रू ही तो हो रहा है, ठीक है? रेडियो के थ्रू, ओरल कम्युनिकेशन के थ्रू, टेलीविजन के थ्रू या न्यूज़पेपर्स के थ्रू एक पक्ष दूसरे पक्ष की तरफ अपनी बात को पहुंचाता है, ठीक है? तो वो क्या हो जाता है? हमारा कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन किसके थ्रू होता है? मास मीडिया के थ्रू होता है, कोई भी मीडिया के थ्रू होता है इनफैक्ट, ठीक है? तो ये हो गया हमारा इनपुट। अब ये सब जो डिमांड्स आई हैं उनके ऊपर क्या लिए जाएंगे? डिसीजंस लिए जाएंगे, पॉलिसीज बनाई जाएंगी। तो जो पॉलिसी मेकिंग फंक्शन है वो क्या है? आउटपुट फंक्शन है, राइट? आउटपुट फंक्शन है। अभी आखिर पॉलिसी बनाता कौन है? ठीक है, तो ये आउटपुट में 3 कैटेगरीज हमने यहाँ पे रखी है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। अब लेजिस्लेचर कौन है? लेजिस्लेचर इज अ रूल मेकिंग बॉडी जिसके पास कानून और पॉलिसी बनाने का अधिकार होता है। अगर मैं इंडिया में सेंट्रल लेवल पे बात करूं तो पार्लियामेंट इज अवर रूल मेकिंग बॉडी। पार्लियामेंट में देर आर 3 कैटेगरीज इंक्लूडेड, ठीक है? लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। लोअर हाउस, अपर हाउस एंड प्रेसिडेंट। तो कोई भी जब कानून या कोई पॉलिसी बनानी होती है तो इंडिया में ऐसा नहीं होता कि किसी एक जने ने कह दिया और पॉलिसी बन गई, कानून बन गया, रूल बन गया। पार्लियामेंट में बाकायदा दोनों हाउसेस में, अपर एंड लोअर हाउस में, इसके बारे में डिस्कशन होता है। उसके बाद जो भी डिस्कशन हुआ है, जो भी बिल बना है, वो जाता है प्रेसिडेंट के पास। जब ये तीनों की हामी आ जाती है तब क्या बन जाता है? एक रूल बन जाता है, एक कानून बन जाता है, राइट? तो इस तरीके से जो हमारा लेजिस्लेचर है वो जो है वो रूल मेकिंग बॉडी है। अब एक बार जब रूल बन गया तो हमें ये भी तो देखना है कि बना हुआ रूल प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट हो। तो इम्प्लीमेंटेशन की या रूल एप्लीकेशन की ड्यूटी किसके हाथों में गई है? एग्जीक्यूटिव के हाथों में गई है। एग्जीक्यूटिव कौन है हमारी कंट्री में? गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट बॉडीज एंड इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे कि हमारे पुलिस हो गया, आईएएस ऑफिसर्स हो गए, ठीक है? और इस तरीके से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो गए, मिनिस्टर्स हो गए। तो इनकी ड्यूटी क्या है? ये देखना कि रूल जो है वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो रहा है। अब जुडिशरी, जुडिशरी कौन हो गया? हमारी कंट्री में कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट, राइट? ऐसे कई सारे हमारी कंट्री में जो कोर्ट्स हैं वो जुडिशरी का काम करते हैं और इनका काम क्या है? जजमेंट देना। एडजुडिकेशन मीन्स जजमेंट देना, ठीक है? अब जो इनका काम क्या है? बेसिकली ये देखना कि ये जो रूल बने हैं वो ठीक तो बने हैं, इनमें कोई दिक्कत तो नहीं है, या फिर रूल जो अप्लाई हो रहे हैं वो ठीक से तो अप्लाई हो रहे हैं, राइट? अगर कोई कानून बना है और उसमें ना कुछ इंटरप्रिटेशन प्रॉब्लम आ रही है, लोगों को पता नहीं चल रहा है कि ये आखिर रूल कहना क्या चाह रहा है, तो वो इंटरप्रिटेशन का जजमेंट भी हमें कौन करके देता है? जुडिशरी, ठीक है? तो रूल बनने में कहीं दिक्कत आई है, एप्लीकेशन में कहीं दिक्कत आई है, प्रॉब्लम आई है, तो हम अपनी प्रॉब्लम लेकर के जा सकते हैं जुडिशरी के पास, जो हमें क्या देती है? जजमेंट देती हैं, ठीक है? तो ये 3 क्या है? आउटपुट फंक्शंस हैं, ठीक है? तो ये किसने बताया? गैब्रियल एलमंड का हमने पूरा देख लिया, स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच। अब यहाँ पे लिखा हुआ है डेमोक्रेसी वर्सेस ऑटोक्रेसी। अभी जैसे हमने देखा कि किसी भी सिस्टम में डिसीजन या रूल मेकिंग का काम किसके हाथों में होता है? तो गवर्नमेंट के हाथों में होता है, राइट? गवर्नमेंट के हाथों में होता है कि पॉलिसी बनाना। अब जैसी गवर्नमेंट होगी, जिस कंट्री की जैसी गवर्नमेंट होगी, जैसा पॉलिटिकल सिस्टम होगा, वैसी पॉलिसीज होंगी। अगर किसी कंट्री में ऑटोक्रेसी चल रही है, नाउ व्हाट इज ऑटोक्रेसी? ऑटोक्रेसी का मतलब ये होता है कि किसी एक पर्सन के हाथ में पूरा पावर है, डिक्टेटरशिप हो गया पूरा। अब ये जो डिक्टेटर्स होते हैं वो जनता का भला नहीं सोचते, बल्कि वो तो ऐसी पॉलिसी बनाते हैं जिससे जनता की फ्रीडम को पूरी तरीके से छीन लिया जाए, दबा दिया जाए जनता की फ्रीडम को। तो ऑटोक्रेटिक अगर रूलर है तो उनकी पॉलिसी कैसी होंगी? जनता के फ्रीडम को छीनने वाली पॉलिसी होंगी। जब इंडिया में ब्रिटिश रूल था तब ब्रिटिश के हाथों में सारा पॉलिसी मेकिंग पावर चला गया था। तब भी हमने देखा था कि वो कोई हमारी बात नहीं सुनते थे, इंडियंस की बात नहीं सुनते थे, है ना? अनडिवाइडेड इंडिया में जो लोग थे उनकी बात नहीं सुनते थे, बल्कि वो क्या करते थे? वो तो बिल्कुल पब्लिक फ्रीडम को छीनने वाली पॉलिसी बनाते थे। कई सारे ऐसे टफ टैक्सेशन के रूल बना देते थे जिनसे बस उनका फ़ायदा होता था। तो डेमोक्रेसी तो वहाँ पे तब थी नहीं। जब इंडिया आज़ाद हुआ तो हमने डेमोक्रेटिक सिस्टम को अपनाया। अब डेमोक्रेसी में जनता की बात सुनी जाती है, कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं डेमोक्रेसी में, वो इलेक्शन लड़ती हैं,
अब कोई भी डिसीजन जब आता है तो ऐसे एक जने के कहने पर तो नहीं आता। अभी हमने देखा था कि पार्लियामेंट में जो है और स्टेट लेवल पे तो स्टेट लेजिस्लेचर्स में डिस्कशन होता है, भरपूर डिस्कशन होता है दोनों हाउसेस में, और उसके बाद ही जो है कोई भी डिसीजन सामने आता है। यहाँ पे पब्लिक की बात सुनी जाती है। पब्लिक को अगर कोई ग्रीवियंसेस है, कोई तकलीफ है, तो उसे इग्नोर नहीं किया जाता, बल्कि उसके ऊपर पॉलिसी बना करके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश की जाती है। इसके अलावा डेमोक्रेसी में कई सारे रूल्स भी होते हैं, लॉज होते हैं, जो कि आने वाले जो भी सिस्टम में जो जितने भी डिस्प्यूट्स हैं उसको सॉल्व करने के लिए कई सारे कानून भी बनाए जाते हैं, राइट। नेक्स्ट हम यहाँ पे देख रहे हैं जो डेविड ईस्टन का फीडबैक या फिर ब्लैक बॉक्स मॉडल है उसके बारे में। तो आप देखोगे कि इसमें भी कुछ इनपुट आउटपुट की बात करी गई है, सेम वही पॉलिटिकल सिस्टम का स्ट्रक्चर है। अब डेविड ईस्टन कहते हैं कि पॉलिटिकल सिस्टम में इनपुट का काम करती है पब्लिक की डिमांड्स, वही हो गई है ना। जैसे हमने देखा कि LGBTQ जो हमारी कम्युनिटी है, उन्होंने क्या डिमांड किया था कि ये जो इंडियन पीनल कोड IPC में जो आर्टिकल 377 है उसे आप हटा दो, ठीक है। तो ये उन्होंने अपनी डिमांड रखी ना सरकार के सामने। या फिर आपने सुना होगा कि आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग करना, दैट मीन्स एक अलग स्टेट बनाना जिसका नाम तेलंगाना हो, तेलुगु स्पीकिंग पीपल का एक अलग स्टेट होना चाहिए। तो वो क्या है कि सरकार के सामने डिमांड रखी गई थी। तो अलग अलग तबके के जो लोग होते हैं अपनी डिमांड सरकार के सामने रखते हैं, तो वो इनपुट का काम करते हैं। इसके अलावा लोग सपोर्ट देकर भी इनपुट का काम कर सकते हैं। लाइक गवर्नमेंट ने मानो कोई पॉलिसी बनाई, जैसे स्वच्छ भारत अभियान, ठीक है, तो उसको जनता ने सपोर्ट जो दिया ना, तो ये सपोर्ट भी क्या है, पॉलिटिकल सिस्टम के लिए इनपुट का काम करता है। अब ये इनपुट को ऊपर क्या होगी, प्रोसेसिंग होगी। जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो हमारा पार्लियामेंट में जो लोग बैठते हैं, वो उसके ऊपर विचार विमर्श करेंगे, डिस्कशन करेंगे, एंड उसके बाद डिस्कशन के बाद वो क्या लेंगे, कुछ डिसीजन लेंगे और कुछ पॉलिसीज बना देंगे। तो ये क्या हो गया, आउटपुट आ गया आपका। पॉलिसीज क्या होंगी, डिस्कशन के बाद का रिजल्ट पॉलिसीज हो गई, आउटपुट हो गया, राइट। अब हम इसे ब्लैक बॉक्स मॉडल क्यों कह रहे हैं? ब्लैक बॉक्स मॉडल इसीलिए कह रहे हैं कि ये जो डिस्कशन हुआ, या भाई ये पॉलिसी गवर्नमेंट ने क्यों बनाई, क्या डिस्कशन हुए, किस इंटेंशन से पॉलिसी बनाई, भाई ये ना हमें कभी नहीं पता चल सकता। हमें बस इतना पता चल सकता है कि भाई इनपुट क्या है और आउटपुट क्या है, क्या डिमांड रखी गई थी, क्या डिसीजन आया, भाई ये डिसीजन क्यों आया, किस इंटेंशन की वजह से, क्या डिस्कशन हुआ था, ये सब तो पूरा ब्लैक बॉक्स में है, हमें इसके बारे में कभी कुछ पता नहीं चलता। तो ये एरिया को डेविड ईस्टन क्या बताते हैं, ब्लैक बॉक्स है, हमें इसके बारे में कभी कोई जानकारी नहीं मिल सकती, ठीक है। एग्जैक्टली तो नहीं पता चल सकता, ठीक है, कि उनके मन में क्या था, उनके दिमाग में क्या चल रहा था, हम दिमाग को तो नहीं पढ़ सकते, एग्जैक्टली क्या था वो नहीं पता चल सकता। अब इसे फीडबैक मॉडल क्यों कह रहे हैं? अब डेविड ईस्टन ऐसा कहते हैं कि देखो, अब आपने डिमांड रखी, हमने पॉलिसी बनाई। अब बनी गई पॉलिसी ज़रूरी नहीं है कि उससे सभी लोग जो है वो सहमत हो या सभी लोग सेटिस्फाइड हो। कई बार जो पॉलिसी बन करके आती है उसमें ना, जब इम्प्लीमेंट करने जाते हैं तो कई सारी दिक्कतें खड़ी हो जाती हैं, कई सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, कई लोग नाराज़ हो जाते हैं। तो फिर वो लोग क्या करते हैं, ये पॉलिसी जब एक बार बन जाती है उसके ऊपर जब इम्प्लीमेंट किया जाता है तो लोग देते हैं अपना फीडबैक देते हैं। अब फीडबैक देते हुए वो वापस से एक डिमांड रखते हैं सरकार के सामने कि देखो ये जो तुमने पॉलिसी बनाई है ना, इसमें से ये हटाओ, इसको ठीक करो, ऐसे करो। फिर से वही डिमांड। अब ये डिमांड फिर से किसका काम करेगी, तो उसके ऊपर प्रोसेसिंग होगी। जो लोगों ने अपना फीडबैक दिया है, ओपिनियन दिया है पॉलिसी के ऊपर, वो फीडबैक किसका काम कर रहा है, अगेन इनपुट का काम कर रहा है। इसके ऊपर फिर से विचार विमर्श होंगे और एक आउटपुट आएगा, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है फिर वो कॉन्टिन्यूस बेस पे चलता रहता है। एक पॉलिसी बनेगी, इम्प्लीमेंट करने जाएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी, एंड अगेन प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए एक और पॉलिसी आ गई, एंड ये कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है बिकॉज ऑफ फीडबैक गिवन बाय पीपल जिनको ये पॉलिसी इम्प्लीमेंट करनी है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, पॉलिसी रिफॉर्म्स आते रहते हैं, ठीक है। पॉलिसी को और बेहतर बनाने की कोशिश की जाती है विद द हेल्प ऑफ फीडबैक, जो कि लोगों ने दिया है, जो दिक्कतें बताई हैं उसको सॉल्व कर देंगे तो क्या होगा, और अच्छा लॉ बन जाएगा ना। तो इसलिए हम इसे क्या कह रहे हैं, फीडबैक की वजह से पॉलिसी में रिफॉर्म हो जाता है, चेंजेस आते हैं जो पब्लिक के बेटरमेंट के लिए होते हैं। अब इन्होंने ये बताया कि अब कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं ब्लैक बॉक्स मॉडल के, कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं हमें। तो इंडिया में जो ब्लैक बॉक्स मॉडल है वो काफ़ी बार इम्प्लीमेंट हुआ है, ठीक है। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि सरकार कई बार जो पॉलिसी बनाती है वो एक्सपेरिमेंट बेस पे लेकर आती है, उसके बाद वो जनता के सामने रखती है, जनता डिमांड करती है कि भाई इसमें तो भाई ये चेंजेस चाहिए, फीडबैक देकर। एग्जाम्पल के तौर पे बताया कि देखो, आपको पता है कि हमारी कंट्री में इनडायरेक्ट टैक्सेशन, मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेशन थे, सेल्स टैक्स था, वैट था,
ठीक है, और सेंट्रल एक्साइज, ऑक्ट्रॉय, ऐसे कई सारे मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस थे। लोग ना कई सारा परेशान थे क्योंकि इतने सारे कानूनों को समझो, इम्प्लीमेंट करो, कई सारी दिक्कत थी। अब इस दिक्कत को दूर करने के लिए सरकार क्या लेकर आई थी, तो फिर जीएसटी लेकर आई थी 1 जुलाई, है ना, 17 को, 2017 को क्या आया था, जीएसटी आया था। अब जीएसटी जब सरकार लेकर आई, अब उसमें क्या हुआ पता है, इम्प्लीमेंटेशन में फिर से दिक्कत आई। लोगों ने कहा भाई टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं, हमें लॉ को इंटरप्रिटेशन में दिक्कत आ रही है। लोगों ने फीडबैक दिया, फीडबैक देने पर क्या हुआ, जीएसटी लॉ में फिर से कोई चेंजेस आए। तो यहाँ पे आप समझ रहे हैं, ये पूरा फीडबैक बेस पे लॉ को कॉन्स्टेंटली चेंज करते रहते हैं, रिफॉर्म आता रहता है। अगेन एक बहुत ही पुराना कानून हमारी कंट्री में चलते आ रहा था, कंपनीज एक्ट 1956। सोचो कितना पुराना कानून है। अब इस कानून में भी कई सारी दिक्कतें थी, ठीक है, कई सारे ऐसे गुनाह थे जिसकी सज़ा काफ़ी कम थी, या कई सारे ऐसे प्रोसीजर थे जिसको फॉलो करने में कंपनीज को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती थी। बहुत लेंदी प्रोसीजर्स थे जिनकी ज़रूरत भी नहीं थी। वक्त बदलने के बाद क्या होता है कि चेंजेस आना ज़रूरी होता है। तो लोगों ने डिमांड किया कि भाई अब ये तो एक्ट जो है इतना पुराना है, आदि मानव के ज़मानों का, ठीक है, एज अ जोक। तो उन्होंने कहा भाई इसे चेंज करो, अपना फीडबैक दिया, और फीडबैक की वजह से क्या हुआ, हमने इस लॉ को चेंज करके क्या ला दिया, कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, तो आई होप आप समझ रहे होंगे कि फीडबैक की वजह से किस तरीके से पॉलिसी को रिफॉर्म आ जाता है। इसीलिए डेविड ईस्टन ने इसका क्या नाम दिया, फीडबैक मॉडल, ब्लैक बॉक्स मॉडल। आई होप आपको ये पूरा जो भी मैंने आपको सेशन समझाया है वो आपको समझ आया होगा। इन केस आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ राइट योर कमेंट्स इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।